गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 6 की एसएसटी में हिस्ट्री का लेसन 6 पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है अर्लीस्ट एम्पायर्स। 600 ईसा पूर्व तक आर्य भारत गंगा के मैदान में फैल गए थे। उन्हें धीरे धीरे स्थानीय आबादी में आत्मसात कर लिया गया। आर्यों ने कई स्थानीय शब्दों को अपनी भाषा में समाहित कर लिया। शहरीकरण, व्यवस्थित जीवन और कृषि के विकास ने कई पुराने और नए शिल्प, व्यापार, परिवहन और शहरी केंद्रों के उद्योग में मदद की। कृषि अधिनिवेश इस परिवर्तन का आधार बना। शासकों का उदय। लगभग 600 ईसा पूर्व तक गंगा बेसिन में लगभग 60 कस्बे और शहर थे और लोगों द्वारा अपने नेताओं को चुनने के तरीके में परिवर्तन हो गया। इस क्षेत्र को जनपद के नाम से जाना जाता था। इसमें पहले बुजुर्ग में से एक को प्रमुख राजा के रूप में चुना जाता था। इन अन्य राजाओं के साथ दर्शकों में बेशक भी शामिल थे, जो उपहार लेकर आए थे। कुर्दों का यज्ञों में लगभग भाग लेने की अनुमति नहीं थी। राजा अनुष्ठानों में केंद्रीय व्यक्ति थे और बहुत शक्तिशाली थे। राइस ऑफ जनपद, एक जन या कबीला या कुलों के संघ को एक भौगोलिक पहचान दी। इसके बाद इस पहचान ने एक ठोस रूप ले लिया जब कबीलों ने एक विशेष क्षेत्र को अपना होने का दावा किया। प्रारंभिक राज्य प्रणाली का उदय 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में देखा गया है। इसके बाद जनपदों का विकास। 16 महाजनपद। प्राचीन व्याकरण शास्त्री पाणिनि ने अफगानिस्तान और दक्षिणी पूर्व मध्य एशिया को कवर करने के लिए 40 जनपदों का क्षेत्र का उल्लेख किया है। इस प्रकार हम उत्तर पश्चिम और पंजाब से गंगा के मैदानी इलाकों में लोगों की आवाजाही देख सकते हैं। हालांकि पूर्व क्षेत्र अभी भी बसा हुआ है। महाजनपद की विशेषताएं। इनमें से अधिकांश राज्यों पर राजाओं का शासन था। गांवों का नियंत्रण ग्रामीण नामक एक मुखिया द्वारा किया जाता था, जो सीधे राजा को सूचना देता था। राजनीतिक व्यवस्था। ये दो प्रकार की थी। राजशाही प्रणाली, जिसमें राजाओं का शासन था। राजा बहुत शक्तिशाली था और कानून बनाने वाला था। गणतंत्र प्रणाली। इसमें राज्यों पर गणतंत्र नामक एक मुखिया का शासन होता था, जिसमें एक समूह के लोग चुनते थे। इस शासन क्षत्रिय परिवार के बुजुर्ग की सहायता से शासन करता था। मगध के एक शक्तिशाली राजा के रूप में विकसित होने के कई कारण थे। इसमें उपजाऊ मैदान थे जो कृषि को बढ़ावा देते थे। शासन को भू, राजस्व व अन्य कर प्राप्त होते थे। करों से होने वाले आय का उपयोग विशाल सेनाओं को बनाए रखने के लिए किया जाता था। लोहा मगध के पहाड़ी क्षेत्रों में खोजा गया। मगध में जंगल थे जो लकड़ी प्रदान करते थे, जिनका उपयोग गाड़ियां, रथ और घर बनाने के लिए किया जा सकता था। राजा बिंबिसार लगभग 542 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक बिंबिसार ने मगध पर शासन किया। वह एक शमशक शासक था। बिंबिसार बुद्ध का बहुत बड़ा भक्त था। बिंबिसार ने विजय और विवाह संबंधों के माध्यम से राज्य की शक्ति और प्रतिष्ठा को बढ़ाया। उन्होंने कई सड़कों और पुलों का निर्माण किया। वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते और पता लगाते कि लोग खुश हैं या नहीं। राजा अजातशत्रु और उसके उत्तराधिकारी अजातशत्रु लगभग 492 ईसा पूर्व से मगध का शासक था। कौशल देवी की मृत्यु के बाद उसके भाई ने काशी शहर को जब्त कर लिया। इसके कारण कौशल और मगध के बीच युद्ध हुआ। अजातशत्रु की विजय हुई। अजातशत्रु का उत्तराधिकारी उसका पुत्र उदयन हुआ। वज्जी। मगध पर हमेशा एक राजवंश का शासन था। इसके पास एक और महाजनपद था जिसे वज्जी कहा जाता है, जिसकी राजधानी वैशाली थी। वज्जी गंगा नदी के उत्तर में स्थित था और नेपाल के तराई क्षेत्र तक फैला हुआ था। वज्जी को एक वज्जी संघ द्वारा प्रशासित किया गया था, जिसमें कई जनपद